नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका आपके मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बार फिर लेकर हाजिर हैं ये आपका ऐसा शो, मनपसंद तो है ही, लेकिन साथ में इस शो के जरिए हम आपके सवालों के भी जवाब देते हैं और कोशिश पूरी यही होती है कि हम रियल एस्टेट, क्योंकि एक कठिन और जटिल सब्जेक्ट है, कई बार इसमें डिसीजंस लेना बड़े मुश्किल होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा इन जनरल और फाइनेंशियल डिसीजन होता है, जहां लाखों और करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी जद्दोजहद को, इसी कश्मकश को थोड़ा आसान बनाने की हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जरिए, और साथ ही ताज़ा अपडेट के जरिए। जो प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े हर अपडेट आपको जानने ज़रूरी है, वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी ये सारी बातचीत होगी प्रॉपर्टी गुरु में। कई सालों से हम लगातार करते आए और ये सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो हमेशा की तरह हम आगे बढ़े उससे पहले एक बाजार का अपडेट आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे। हालांकि कहानी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, नंबर्स अभी भी अच्छे आ रहे हैं, बैक टू बैक कई बड़े शहरों में रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, पिछले रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, फेस्टिव सीजन ऑन है। कुछ नया हो तो इसमें ज़रूर जोड़ के बताइए। नहीं विपिन जी, आपने समरी अच्छा बताया है। मेन मेन हम ये कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल की तरफ जो फेवर है वो ज्यादा है। कमर्शियल में थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ग्लोबली ही कमर्शियल रियल एस्टेट थोड़ी स्लो है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी है, पर उतना नहीं है फिलहाल। रेजिडेंशियल डेफिनेटली बहुत तो आशीष जी, क्या हम ये समझें कि एक को रिलेशन जो अक्सर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल के बीच में देखते थे, उसने अपने आप को थोड़ा डीकपल भी किया है? मतलब अब पूरी तरीके से नंबर डिपेंड नहीं कर रहे कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर या कमर्शियल सेल्स के ऊपर। रेजिडेंशियल ने जो अपना पेस पकड़ा है, जो मोमेंटम है, वो अपना बरकरार रखा हुआ है। हाँ बिपिन जी, एक्चुअली देखा जाए तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो मैंने एटलीस्ट 2-3 साइकिल देखी हैं, वैसे तो वो साथ में चलते हैं, बट फिर भी मैंने देखा है कमर्शियल अर्ली इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्योंकि जब भी इकोनॉमी नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पहले चालू होती है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ये आता है कि कंपनीज अपने ऑफिसेज वगैरह भी एक्सपेंड करती हैं, हायरिंग करती हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आता है, हायरिंग ज्यादा होती है, तो फिर लोग रेजिडेंशियल की तरफ मकान तो क्या वगैरह ढूंढते आशीष हैं। जी, ये बात ये नहीं दर्शाती कि इस बार जो ये बिल्कुल एक कॉमन इकोनॉमिक्स है या एक जनरल इकोनॉमिक्स है जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वहां की ग्रोथ यहां रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन क्या ये बात इस चीज का भी इंडिकेटर नहीं है कि उस ग्रोथ के अलावा भी, अब आप उसे मान लीजिए कि वो सालों से रुकी हुई एक इच्छा थी या कोरोना के ने आके उस सोच को ही बदल डाला, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हमेशा से शायद कैपेबल रहे होंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो भी निकल कर आए और उन्होंने या तो अपनी प्रॉपर्टी को अपडेट किया, या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को कैपेबल पाया, वो कश्मकश उन्होंने तोड़ी और जाके प्रॉपर्टी खरीद ली, और वो अभी भी जारी है। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक तो फर्स्टली हमारी ऑडियंस साइज बहुत बड़ी है ना, सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम्म। जब सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक सर्टेन इनकम स्केल से थोड़ी भी ऊपर जाती है तो उसका इम्पैक्ट मैनी फोल्ड होता है। मतलब कई सारे छोटे देश के बराबर की इकोनॉमी तो हम हर साल ऐड कर लेते हैं, राइट? तो अब क्या है कि मैं क्वालिटी हाउसिंग ढूंढ रहा हूँ और क्वालिटी हाउसिंग उतनी अवेलेबल नहीं थी। तो हम्म। पहला फेज जो हमने कोरोना के बाद देखा कि जितनी भी इन्वेंट्री अवेलेबल थी मार्केट में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, वो एब्जॉर्ब हो गई। जो मैं कहूंगा कि उसमें इन्वेस्टर एक्टिविटी शायद थी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हम्म। और एंड यूजर, उस समय डेवलपर कोई आके ये नहीं बोल रहा था कि मैंने कुछ लॉन्च किया और वो एकदम से बिक गया, राइट? अब जो हम देख रहे हैं कि बिकॉज वो इन्वेंट्री वाइप आउट हो गई है, तो अब जो फ्रेश लॉन्चेस हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हर उम्र के लोग अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम्म। क्योंकि रियल एस्टेट को वापस से एक इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह उभर रही है। और लोगों का एग्रेशन बोल सकते हैं या लोगों की जो सोच बोल सकते हैं, जी। वो उनको कह रही है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और अगले 10 साल 15 साल में, बिकॉज देश की ग्रोथ और इकोनॉमी का आउटलुक काफी अच्छा है, तो आपको रियल एस्टेट में एक रियल रिटर्न, जो कहते हैं कि रियल एस्टेट में एक एसेट होता है, वो देखने को आपको मिलेगा। तो ये जरूर है। और पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ा ऊपर आ गए हैं,
फ्रॉम लोअर लेवल्स, लेकिन आज से 15-20 साल पहले तो 9-10% भी देखना पॉसिबल नहीं होता था, इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई जी। रहते थे, राइट? तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी डेफिनेटली है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली मार्केट लाइक एनसीआर एंड ऑल, एपिटाइट है, लोग कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी हम ये सब जानते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिटर्न नहीं आती रह सकती है, पर उसको टाइम करना तो बहुत ही मुश्किल मुश्किल है। है, नो डाउट, आप सही कह रहे हो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रियल एस्टेट के अंदर हो रही है। ना सिर्फ रियल एस्टेट बढ़ रहा है, आपने कहा अभी ये पार्टिसिपेशन भी आने लगा इन्वेस्टर्स की तरफ से, और जो रियल एस्टेट कंपनी है जो अक्सर थोड़ी सी, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूं, जो हाई बीटा कंपनीज कहलाती थी, मतलब वॉलेटिलिटी इनके शेयर्स में काफी रहती थी, वहां भी जो रिटर्न ऑफ परसेंटेज है वो स्काई रॉकेटिंग टाइप के हैं। तो कुल मिला के रियल एस्टेट में बहुत कुछ घट रहा है, एक तरह से नई इबारत लिखी जा रही है और हम उसके साक्षी हैं उस पर लगातार। इसलिए आज मेरे मन में कुछ दिल से ये सवाल आए और मैंने लगातार आपसे कुछ देर ज़्यादा बात की, बनिस्बत कि हम कॉलर्स के कॉल ले। माफ़ी चाहेंगे कॉलर्स को थोड़ा वेट कराया, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जानेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे रियल एस्टेट को, और वो आपके डिसीजन में दिखाई देगा। राइट, मितेश जी आ गए हमारे पहले कॉलर। मितेश भाई सॉरी आपको थोड़ा वेट कराया, लेकिन अगर आपने बातचीत सुनी होगी तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। लेकिन अब आपके पर्टिकुलर सवाल पर आते हैं, प्लीज़ बताइए। जी सर, मेरे को बेंगलोर में मिनीपेट में शोभा राज विलास का एक प्रॉपर्टी है, शोभा डेवलपर्स का। उसमें 3.5 BHK का हाउस 3.1 करोड़ में दे रहे, 2001 स्क्वायर फीट। ओके, तो मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसके बारे में रिव्यू चाहिए। राइट। तो आशीष जी देखिए, हम आपने अभी जिक्र किया कि अब इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी आ रहा है और ये हाई टिकट साइज है, 3 करोड़ से ऊपर का घर है, और ये इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो राइट, इनके सवाल का जवाब भी और थोड़ा पर्सपेक्टिव भी। जी विपिन जी, फर्स्ट हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये बैंगलोर के वेस्टर्न पार्ट में आता है, वन ऑफ दी काफी एफ्लुएंट रिहायशी एरिया है, राजाजी नगर। टॉप मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आईटी सेक्टर का डोमिनेंस उतना नहीं है, फिर भी आईटी के काफी अच्छे ऑफिस, अमेजोन वगैरह के ऑफिस हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह की कम्युनिटीज काफी बड़ी है। तो राजाजी नगर की डिमांड तो अच्छी रहती है। जिस प्रोजेक्ट की ये बात करें, शोभा, फर्स्टली तो शोभा बैंगलोर में टॉप डेवलपर्स में आता है। उसकी क्वालिटी के लिए सब उसको थोड़ा प्रीमियम भी पे करते हैं। यही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से एक 150 1.5 2 साल पहले कुछ 11 या 12 हजार रुपए स्क्वायर फीट में अवेलेबल था। जो ये अभी बता रहे हैं उसको अगर हम बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज हो जाता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर जो उस समय आया होगा उसने एक रिटर्न बनाई होगी। तो अगर ये एज ए इन्वेस्टर ये देख रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और कुछ एक एक साल में तो शायद ये रेडी हो जाएगा, 1-1.5 साल में, उसके बाद मैं रेंट करूंगा, तो वो एक पर्सपेक्टिव है कि मैं रेंटल इनकम करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो प्योर इन्वेस्टर रहते हैं रियल एस्टेट में, वो टिपिकली न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स में आते हैं, जहाँ पे इनिशियल आउटगो जो होता है वो कम होता है, एंड ओवर टाइम आप पेमेंट्स करते हैं। और अगर आपको अलाउ हो रीसेल करने के लिए और प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा हो, तो आप मे बी 40-50% आपने जब इन्वेस्ट किया होता है तो आप किसी और को बेच पाते हैं। ये बैंगलोर में शायद ये एक्टिविटी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कम होती है। बट इस तरह की चीजें मुंबई या गुड़गांव, नोएडा में बहुत ज्यादा होती हैं, जहां आपने सिर्फ पार्ट पेमेंट करी होती है और आपको कुछ इमिडिएटली रीसेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें आप काफी रिटर्न बना लेते हैं परसेंटेज के बेसिस पे। पर यहाँ बैंगलोर में जैसे एरिया बिल्डर ये सब कुछ अच्छा है, रेंटल भी इनको अच्छा मिल जाएगा, तो इनको ये देखना होगा कि मैं किस तरह की रिटर्न की तरफ ज्यादा जा रहा हूँ, कि कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल। बिकॉज बैंगलोर का कैपिटल एप्रिसिएशन जरूर है, लेकिन थोड़ा स्लो रहता है, जी, बट कंसिस्टेंटली बैंगलोर के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो मितेश, हमने क्या राइट पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश की। एक हाई टिकट प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली सारी चीज़ें देख के लीजिए, समझ के लीजिए। ऑलमोस्ट ऑन द ट्रैक है, सारी चीज़ें बेहतर, इलाका, प्रोजेक्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी टाइम, एवरीथिंग। सो आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी अगली कॉलर भावना आप आ गई हैं, मुंबई से हमें कॉल कर रही हैं। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आज हम क्या मदद करेंगे आपकी, बताइए।
हाँ, मैंने प्रॉपर्टी देखी है कल्याणशील फाटा और उल्वे में, तो जी। मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ पर लूँ। मेरा बजट 40 के आसपास है। मैं उल्वे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फ्लाइट का डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि फैमिली में सीनियर सिटीजन भी है, तो मुझे उस पर गाइडेंस चाहिए। राइट, तो ये तो समझ में आ गया कि आप खुद के रहने के लिए देख रहे हैं, राइट? राइट राइट राइट। जी बिल्कुल। चलिए, अच्छे इलाके हैं आशीष जी। देखिए, उल्वे हुआ एक इलाका, नवी मुंबई शील फाटा दूसरी तरफ पहुंच गया बिल्कुल ऑल टुगेदर। लेकिन इनके अपने कंसर्न्स भी हैं कि अगर ये उल्वे वगैरह उस तरफ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वहाँ नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो फ्लाइट और वो शोर और सीनियर सिटीजन्स, वो एक प्रैक्टिकल सी बात है। क्या करना चाहिए इन्हें? 1 BHK देख रही है 40 लाख के बजट में। विपिन जी, आज से कई साल पहले मैं उल्वे गया था, तब वहां पे एयरपोर्ट की शायद नींव ही पड़ी थी। और रिसेंट टाइम्स में मतलब मैं सिर्फ पेपर्स में पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है उल्वे को लेके, क्योंकि अब ट्रांस हार्बर लिंक भी स्टार्ट हो जाएगा। एयरपोर्ट आना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की तरह माना जाता है, क्योंकि शहर जो है वो हमेशा एयरपोर्ट की तरफ ही मूव करता है। और आने वाले सालों में और तरह की कनेक्टिविटीज भी आ जाएंगी। अब जो इनका पर्टिकुलर कंसर्न है कि अगर फ्लाइट डिस्टरबेंस और ये सब मैटर करता है, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट के आसपास रहने का मतलब नहीं रह जाता, अनलेस एंड अनटिल इनका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मैं एयरपोर्ट मुझे पास में चाहिए, राइट। तो उस बजट में डेफिनेटली इनको 1 BHK उल्वे में थोड़ा आगे पीछे करके मिल सकता है। पर उल्वे का जो मैंने एक चीज देखा है कि उल्वे में बहुत बड़े नामी गिनामी बिल्डर्स नहीं है फिलहाल। ओके, तो ज्यादातर जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। आने वाले सालों में कुछ चीजें चेंज हो, मुझे तो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर शील फाटा एक ऐसा एरिया हो जाता है जो आईटी पार्क्स और वाशी की कनेक्टिविटी देता है। और वहां से फर्दर अगर आप जाते हैं तो लोढ़ा पलावा और बड़े बड़े रेजिडेंशियल टाउनशिप्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो शील फाटा में काफी ज्यादा रियल एस्टेट एक्टिविटी है लार्जर प्लेयर्स की। मुंबई के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो सब उस एरिया में या उसके आसपास अवेलेबल हैं उनके प्रोजेक्ट्स। तो डेफिनेटली एयरपोर्ट से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर इनका वर्क प्लेस या कुछ और सोशल नीड्स वगैरह इनको बोलती हैं कि नवी मुंबई, वाशी और ये घनसोली और ये सब के आसपास रहना है, तो फिर इनको सोचना भी नहीं चाहिए उल्वे के लिए। तब इनको इसी एरिया में ही रहना चाहिए। यही मतलब हमारा सजेशन होगा इस पे। ओके, तो जी, एरिया दोनों ही अच्छे हैं, एरिया दोनों ही ग्रोथ कॉरिडोर हैं। एक किसी पर्टिकुलर रीजन से एक बूम फेज से जा रहा है शायद, और चीजें जब इम्प्रूव होंगी तो आप वहां से उल्वे से मतलब आप सीधा साउथ मुंबई बहुत जल्दी कम्यूट कर सकते हैं। राइट। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे और ढेर सारी जानकारियां। वेलकम बैक। TNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर काफी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं क्योंकि, तो आप भी अपने हुए सवाल जरूर भेजते रहें, हम उनका डिटेल एनालिसिस करके आपको जवाब देते हैं। फिलहाल आशीष जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे अगले कॉलर आलोक शर्मा साहब आ चुके हैं और गुरुग्राम से भी ये फोन आया है, NCR से। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि मुझे बेस्टेक अल्टोरा में प्रोजेक्ट है यहाँ पर सेक्टर 79 गुड़गांव में। ओके। यहाँ पर मुझे एक फ्लैट लेना है, अराउंड 2150 स्क्वायर फीट साइज है और 8500 स्क्वायर फीट के हिसाब से मुझे मिल रहा है। तो इन नियर फ्यूचर, फ्रॉम एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या बेटर लोकेशन है, बेटर एरिया है गुड़गांव में रहने के लिए? विपिन जी, बेस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल गुड़गांव के एक लोकल नॉर्थ इंडिया मार्केट के मैं बोल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली गुड़गांव में काफी बड़े हैं और इनका हिस्टोरिकली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है डिलीवरी का, और प्रोजेक्ट अच्छे बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट भी अब रेडी टू मूव इन है, और गुड़गांव में इस समय कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में नया फ्लैट चाहता है तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं नहीं। तो उनमें से बेस्टेक एल्ट्यूरा आ जाता है, जहाँ पे आपको फ्रेश इन्वेंट्री भी मिल सकती है। मुझे आइडिया नहीं है कि ये डायरेक्ट देख रहे हैं कि रीसेल की इन्वेंट्री में देख रहे होंगे। अब आ जाती है बात की क्या इनको एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि रेडी टू मूव इन में इन्वेस्टर एक्टिविटी
एक अलग तरीके की होती है, उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा मेनली रेंटल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रोजेक्ट के अराउंड या नियर अबाउट में कुछ किलोमीटर आगे पीछे में नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो 12-13 हजार रुपए स्क्वायर फीट पे ऑलरेडी हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और गुड़गांव एनसीआर मार्केट एक स्टेरॉइड्स पे इस समय है, ऐसा लगता है। वहाँ पे हर हफ्ते ही प्राइस चेंज हो जा रहा है और इन्वेस्टर एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। तो ये जो 79 सेक्टर है, ये करंट जयपुर हाईवे के काफी पास में ये प्रोजेक्ट पड़ता है। बट जो गुड़गांव की काया पलट हो रही है वो हो रही है मेनली द्वारका एक्सप्रेसवे के कारण, और आने वाले सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत सारी और चीजों से कनेक्ट करेगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से ये बहुत दूर नहीं है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में जो डिमांड है नए प्रोजेक्ट्स की वो 20,000 रुपीज स्क्वायर फीट तक चले गई है, उससे ऊपर भी चले गई। ओके। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ये बेस्ट लोकेशन है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि नहीं, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट लोकेशन, ओके, बट ये बहुत अपकमिंग लोकेशंस के बहुत पास है। और जो हम काया पलट की बात कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में ये सब रोड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर वो रोड्स के अलाउंग ही ग्रो करता है जी। जो इमीडिएट कंपैरिजन कोई और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का है ही नहीं। आलोक जी, आई थिंक चीज़ें ठीक हैं, अच्छा साउंड कर रही हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, आपका इलाका भी उसके बारे में डिटेल आशीष जी ने बता दिया है, प्राइस भी ठीक है। तो मोर और लेस, क्योंकि सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्टीरॉइड्स पे चल रहा है इस समय गुरुग्राम, इस तरीके से वहाँ पर रेट आगे पीछे हो रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी समझ के बाहर है। बट इन योर केस दिस इज़ द राइट चॉइस, आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। चलिए, एक अब हमारे पास ईमेल है देवेंद्र साहब का, और ये ईमेल आप हमें भेज रहे हैं, ये भी देखिए गुरुग्राम पर निकला। अब सेक्टर बस चेंज होके हो गया सेक्टर 61, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड, और नोएडा के मुकाबले गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे होने वाले हैं, ये इनका मुख्य सवाल है। तो सर, एक प्रोजेक्ट भी इन्होंने दे दिया है स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड्स, और सेक्टर 61 गुरुग्राम वहां पर है। थोड़ा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो, नोएडा से कुछ तुलना भी करना चाहते हैं। देखिए विपिन जी, पहले मैं नोएडा वर्सेस गुरुग्राम की बात कर लेता हूँ। तो एक समय नोएडा पूरा कजन ऑफ गुड़गांव ही बोला जाता था, बिकॉज गुड़गांव का सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो उसके स्टेट से, तो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में गुड़गांव बेटर आता है यूपी से। पर वो आई थिंक वो गैप्स भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दूसरा, बिकॉज गुड़गांव की प्रॉक्सिमिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत ज्यादा है वर्सेस नोएडा, तो गुड़गांव में टॉप एंड आईटी कंपनीज, टॉप एंड एमएनसीज लोकेट करती थी, और उसका जो रब ऑफ इफेक्ट होता है कि जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी एबिलिटी टू स्पेंड ज्यादा होती है, तो वो हर चीज का जो एप्रिसिएशन है या एबिलिटी टू परचेज है रियल एस्टेट, वो ज्यादा रहती है। तो लेकिन पिछले कुछ सालों में जो प्राइस ग्रोथ गुड़गांव में हुई है, परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से सेम परसेंटेज से प्राइस ग्रोथ नोएडा में भी हुई है। कंपेरेटिवली अगर यहाँ गुड़गांव में कोई चीज 10,000 रुपए स्क्वायर फीट थी, तो नोएडा में वो 6 या 7 हजार होती थी, और लोग नोएडा तब जाते थे कि मैं बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ गुड़गांव का। लेकिन वो 10,000 अगर आज 20,000 हुआ है, तो नोएडा में भी शायद 6-7 हजार, 12 से 14 हजार हुआ है। उसका फैक्टर्स ये है कि नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, मेट्रो और आने वाला एयरपोर्ट कंसिडरेबली गुड़गांव से आगे है इस समय। गुड़गांव जो लैग करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू नोएडा उसका पीछे है। और नोएडा, यूपी की सरकार का फोकस भी रहा है कि यूपी की ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से हो, तो इस सब के कारण नोएडा काफी तेजी से अप्रिशिएट कर रहा है। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड्स की। स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड्स स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप से, जो एक M3M का एफिलिएट है, M3M और स्मार्ट वर्ल्ड दोनों गुड़गांव में सबसे ज्यादा सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट में डिलीवरी का इशू आ रहा हो, प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं। इन ग्रुप्स के अराउंड कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो रहता है, उसको टच अपॉन नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली भी स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड्स देखा था, तो कंस्ट्रक्शन उसकी प्रोग्रेस कर रही है। और गोल्फ कोर्स रोड सबसे प्राइम लोकेशन है। जो गोल्फ कोर्स रोड पे अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड
पे जाता है, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ओपनिंग सेक्टर्स में ही स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड्स आ जाता है, जो एक फ्लोर कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट बना हुआ है। डिटेल में आपके ये सवाल का जवाब हुआ। इन एंड अराउंड आज गुरुग्राम की काफ़ी बात हो गई इस पूरे सेगमेंट में, सेक्टर 79, सेक्टर 61, ये स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चार्ड्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो एक मोटी कहानी गुड़गांव की आपके सामने, और इस समय गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में चल क्या रहा है, हॉट ब्रूइंग कॉफ़ी की तरह ये हो गया है। सो उसके बीच में घर खोजना भी शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके बजट में जो बात हो सकती थी वो यहाँ पर हुई। राइट, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल और कुछ और जवाब। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, और अब एक आध ईमेल और हम ले पाएं, कोशिश रहेगी यहाँ पे, क्योंकि समय रहेगा थोड़ा कम हमारे पास सेगमेंट के अंदर। तो ये राजेश शेनॉय साहब का ईमेल हमारे पास है, नवी मुंबई से आपने भेजा है। गामी बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं जो कि घनसोली में है, 3 BHK का है, 2.4 CR है इसकी कीमत, और इस डेवलपर इलाका तमाम चीज़ें, फ्यूचर अप्रिसिएशन जो इन जनरल सब पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कहीं भी परचेज करने के पहले वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। राइट सर, तो राजेश जी के लिए क्या सलाह होगी? हाँ बिपिन जी, घनसोली IT कॉरिडोर नवी मुंबई में पड़ता है, और यहाँ से थाने, वाशी, फर्दर पलावा एटसेट्रा, इन सब की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। और यहाँ के जो रेट्स, हमारा एनालिसिस बताता है कि कारपेट एरिया पे अराउंड 20,000 रुपीज के आसपास आज की रेट में ये होवर कर रहे हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम नहीं बोला लिखा है, था। हाँ सिर्फ गामी बिल्डर्स इन्होंने लिखा है। हाँ मैंने देखा तो उनका एक गामी एस्टर करके एक प्रोजेक्ट है, वो शायद हाईवे जो वाशी से थाने को कनेक्ट करता है उसी पे पड़ता है। तो और जितने भी IT पार्क हैं, रहेजा कॉर्पोरेट पार्क है, रिलायंस है, वो सब इस प्रोजेक्ट के सामने ही पड़ते हैं। ओके, तो उस हिसाब से ये काफी प्राइम प्रोजेक्ट हो जाता है, और प्रोजेक्ट के जैसे प्राइसेस हैं वो शायद अलाइन टू मार्केट हैं। और दूसरा ये भी है कि गामी का जो ट्रैक हिस्ट्री है, इन्होंने इसी एरिया में काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं नवी मुंबई के अंदर ही। और तो और रेरा अप्रूव्ड है नो, तो वहां से एक सर्टेन सिक्योरिटी आती है। बट उसके अलावा ये इनके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं आसपास, वो भी चेक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि डेवलपर की जो डिलीवरी है वो किस तरह की है जी तो यही मतलब गामी एस्टर मुझे राइट, तो लग रहा ठीक है। है, मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया है आशीष जी ने यहाँ पे। राजेश जी, आप अगर हमें सुन रहे हैं तो, और जब भी ये कार्यक्रम देखेंगे आप रूबरू होते तो हम आपसे थोड़ी और डिटेल पूछते। लेकिन गामी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट कैसा इलाका, तमाम IT जो पार्क्स वहाँ पर है उनसे घिरा हुआ, लोकेशन साउंड्स गुड, और प्रोजेक्ट भी ठीक ही लग रहा है। बट ये कि थोड़ी और डिटेल होती तो ज़्यादा बेहतर हम बात कर पाते। राइट, तो इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त भी लें, क्योंकि आज काफ़ी सारे सवाल लेने की कोशिश की, गुरुग्राम पर काफ़ी लंबी चौड़ी हमने बातचीत भी की। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और आज तो आपसे काफ़ी डिटेल में, चाहे मार्केट हो चाहे गुरुग्राम हो, बातचीत हुई है। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि आप शो पे आते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और दर्शकों से हमेशा की तरह वही निवेदन, वही दरखास्त कि pg@moneycontrol.com पर आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। थोड़ा डिटेल, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिए, क्योंकि उससे हम और अच्छी तरह से आपसे संपर्क कर पाते हैं, और खुद आके पूछेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज हम मेल्स तो लेते ही हैं। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ अच्छे बेहतरीन सवालों के साथ, क्योंकि रियल एस्टेट में चल रहा है एक अलग ही टाइम, तो बात करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आप कोई मन बना रहे हैं घर खरीदने का, ज़रूर हमें लिखें, हम शायद आपकी बेहतर मदद कर पाएँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए।